मिडिल ईस्ट का सबसे कमजोर मुल्क बना ईरान। मुनीर ने ट्रंप को भेजी रेयर अर्थ मिनरल्स की खेप। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का हुआ ऐलान। किन खूंखार आतंकियों की कर रहा हमास डिमांड। दो टुकड़ों में बटा बांग्लादेश। म्यांमार में तैयार हुआ प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले ईरान की। ईरान अब पहले जैसा मध्यम पूर्व का ताकतवर देश नहीं रहा। पहले उसकी प्रॉक्सी ताकत जैसे हिजबुल्ला, हमास, हूथी और अन्य समूह उसके लिए बहुत मददगार थीं। अब यह नेटवर्क कमजोर पड़ गया है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्ला पर बड़े हमले किए और इनके नेतृत्व व ठिकानों को नष्ट कर दिया। सीरिया में असद सरकार कमजोर होने से ईरान का एक बड़ा साथी भी छिन गया। यमन में हूथियों पर भी सीधे हमले हुए जिससे उनका असर कम हुआ। इसी बीच आर्थिक हालत भी खराब हो गई। यूएन ने फिर से प्रतिबंध लगाए। तेल, बैंकिंग, हथियारों और यूरेनियम संवर्धन जैसी गतिविधियों पर रोक लगी है। कई नेताओं की संपत्तियों को फ्रीज किया गया है और उनकी विदेश यात्रा पर भी पाबंदी लगा दी है। महंगाई लगभग 30% तक पहुंच चुकी है और ऊर्जा संकट काफी गंभीर है। बिजली व गैस की कमी हुई है। सेना सामरिक मोर्चे पर भी नुकसान हुआ है। इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान के मिसाइल हमलों की संख्या घट गई है। उसके कई लॉन्चर नष्ट हो गए हैं और मिसाइल स्टॉक भी घट गया है। रूस और चीन ने युद्ध में खुलकर मदद नहीं की। अयातुल्ला खामेनेई ने कहा कि ये समूह ईरान के प्रॉक्सी नहीं है, पर वास्तविकता यह है कि उसका क्षेत्रीय प्रभाव और ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर है। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका को पहली बार दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों की खेप भेजी है। इसमें एंटीमनी, कॉपर कॉन्सेंट्रेट और नियोडियम व प्रोजेडाइमियम जैसे खनिज शामिल हैं। यह सप्लाई उस समझौते का हिस्सा है जो पिछले महीने अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और पाकिस्तानी सैन्य इंजीनियरिंग शाखा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ था। समझौते के तहत अमेरिका पाकिस्तान में खनिज विकास और प्रसंस्करण सुविधाओं में लगभग $50 करोड़ निवेश करेगा। इस समझौते को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी का अहम बताया गया है। हालांकि इस सौदे के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने सरकार से इन गुप्त सौदों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। पार्टी का कहना है कि संसद और जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिए। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रंगीन पत्थरों के टुकड़े दिखाते देखा गया था। बताया गया था कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की खनिज संपदा का मूल्य लगभग $6 ट्रिलियन है, लेकिन पहले भी कई विदेशी कंपनियां खनिज निकालने में विफल रह चुकी हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार से जुड़ी हुई है। जी हाँ, वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार से शुरू हो गई है। सबसे पहले मेडिसिन का पुरस्कार घोषित किया गया। इस साल यह पुरस्कार मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल और शिमोन साकागुची को दिया गया है। इन्हें यह सम्मान पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने ही ऊतकों पर हमला करने से रोकने वाले शोध के लिए मिला है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार को फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार 1901 से अब तक कई बार दिया जा चुका है। पिछले साल का पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को मिला था। उन्हें सूक्ष्म आरएनए की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। यह कोशिकाओं में स्विच की तरह काम करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। इस सप्ताह भौतिकी, रसायन विज्ञान और साहित्य के पुरस्कार की भी घोषणा होगी। नोबेल शांति पुरस्कार शुक्रवार को और अर्थशास्त्र का नोबेल 13 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। पुरस्कार वितरण समारोह 10 दिसंबर को होगा। यह दिन नोबेल पुरस्कार के संस्थापक एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का दिन है। एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के धनी उद्योगपति
और डायनामाइट के आविष्कारक थे। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और गाजा के युद्ध से जुड़ी हुई है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए 20 पॉइंट की योजना बनाई है। इसके तहत सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसी सिलसिले में सोमवार को मिस्र में हमास और इजराइल के बीच बातचीत होनी है। इस बातचीत में हमास कुछ कुख्यात फिलिस्तीनी आतंकियों की रिहाई की मांग करने वाला है, जिसमें मरवान बरगूती फतह तंजीम का नेता, जिसे कई आतंकी हमलों की योजना बनाने के लिए 5 बार आजीवन कारावास की सजा मिली है। अहमद सादात PFLP का नेता, जिसने 2001 में इजरायली मंत्री की हत्या करवाई। इब्राहिम हामिद हमास का वेस्ट बैंक कमांडर, जिसने कई इजरायलियों की हत्या की। अब्बास अल सैयद 2002 के होटल बम धमाके का मास्टरमाइंड, जिसमें 39 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई। हसन सलामे आत्मघाती हमलों की साजिश में शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास इन आतंकवादियों की रिहाई पर जोर दे रहा है, भले ही इससे समझौता खतरे में क्यों न पड़ जाए। वर्तमान में इजराइल की जेलों में 303 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हमास की एक और मांग है कि इजरायली सेना पूरी तरह गाजा से बाहर निकलने की गारंटी दे। हालांकि इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल आतंकियों को छोड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वार्ता में हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण दोनों शामिल होंगे, ताकि युद्ध के बाद गाजा का भविष्य तय किया जा सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। जी हां, बांग्लादेश को लेकर अराकान आर्मी का खतरा सामने आया है। अराकान आर्मी म्यांमार के रखाइन राज्य की दावेदारी बागी सेना है। रिपोर्ट के अनुसार ये समूह बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर सक्रिय है और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। इस योजना के तहत अराकान आर्मी स्थानीय पहाड़ी जनजातियों को हथियार और लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। उन्हें अलग राष्ट्र की सोच के बारे में तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संगठन बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों को अपने इलाकों में जोड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो बंदरबन और कॉक्स बेजार जैसे इलाके ढाका के नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अराकान आर्मी के करीब 45,000 लड़ाके हैं और उनका कब्जा म्यांमार में लगभग 271 किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। संगठन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सीमा पर कैंप चला रहा है और वहां विस्तार कर रहा है। इसके अलावा कहा गया है कि कुछ लोगों पर आरोप है कि अराकान आर्मी तस्करी और ड्रग्स के जरिए पैसे कमाती है। यह स्थिति दोनों देशों के लिए सुरक्षा चुनौती है। बांग्लादेश और म्यांमार को मिलकर सीमा सुरक्षा, ट्रैफिक रोकथाम और स्थानीय समुदायों को सुरक्षा व रोजगार देने जैसे कदम उठाने होंगे, ताकि हिंसा और अलगाव की साजिश को रोका जा सके। तो दोस्तों, दुनिया के हालचाल में फिलहाल इतना ही। इस तरह की और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।